चलिए बच्चों, अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 4.5 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट दैट इज बायो सावर्ट लॉ। देखिए, बायोट और सावर्ट ये दो साइंटिस्ट थे, दो फिजिसिस्ट थे। इन दोनों ने एक इक्वेशन दिया जिससे हमें यह पता चलता है कि भाई किसी भी करंट एलिमेंट के आसपास कहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए, हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें सिर्फ इतना पता चला कि भाई जहां भी करंट पास होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन कितना प्रोड्यूस होता है और किस डायरेक्शन में होता है इसका पूरा इक्वेशन जो दिया वो बायो और सावर्ट ने दिया, इसलिए इसको बायो सावर्ट लॉ कहते हैं। अब इस लॉ को समझने के लिए जरा ये एक फिगर देखिए। देखिए यहाँ पे ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ करंट पास हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे करंट दिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट सोच लीजिए, मैं इसे जरा फिलअप कर देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ये जो है एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कलर का करंट एलिमेंट सोच लीजिए जिसको हम कह देते हैं आइडियल। देखिए ये वेक्टर फॉर्म है, याद रखिएगा ये जो है वेक्टर फॉर्म है। मैं इसके ऊपर वेक्टर भी कर ही देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये आइडियल करंट एलिमेंट है, इसे करंट एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें से आई जितना करंट पास हो रहा है और डीएल जितनी इसकी लेंथ है। ये छोटा सा एक एलिमेंट सोचा है, मीन्स छोटा सा एलिमेंट यानी इस वायर का एक टुकड़ा ही सोचने की बात है, ठीक है। इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पीस आपने सोचा। ये बहुत ही छोटा होना चाहिए। दरअसल हम जब लिख रहे हैं कि डीएल तो वो बहुत छोटा पीस होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी फिगर के लिए हमें थोड़ा सा इसे बड़ा बताना पड़ रहा है। बट पॉइंट ये है कि अगर ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसमें से आई जितना करंट पास हो रहा है और इसकी लेंथ डीएल है, इसलिए इसको कहते हैं आइडियल करंट एलिमेंट। इसको याद रखिए, ये करंट एलिमेंट है। ओके, तो ये करंट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसके आसपास सपोज कि आप यहां पे कोई एक पॉइंट चूज करते हैं, ये हो गया पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर। इसे भी मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा देता हूं, वैसे ये बोल्ड किया हुआ है। तो ये है वेक्टर आर। तो इस वेक्टर आर वाले पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो है सपोज के डीबी। ये भी वेक्टर है ऑब्वियसली, सपोज के है वो डीबी वेक्टर। तो ये जो डीबी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आप देख पा रहे हो कि अंदर की ओर है। देख रहे हो ये जो क्रॉस बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस बोर्ड के, इस पेज के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, राइट। अब इसके लिए बायो सावर्ट ने एक इक्वेशन दिया। यहां पे मैं एक खास बात आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्शन है ये आइडियल की डायरेक्शन है। यहां पे देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आइडियल की डायरेक्शन है। इस आइडियल की डायरेक्शन के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर आर है वो एंगल बना रहा है थीटा। ध्यान से देखिए, ये एंगल बना रहा है थीटा। यहां पे इन लोगों ने छोटी सी गलती कर दी, एरो थोड़ा सा बाहर चला गया, लेकिन एरो यहां तक ही है, इस तरह से। इसका मतलब मैं ये सीधा सा कह सकता हूं कि भाई आइडियल करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर आर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो अब इस डीबी का जो इक्वेशन है वो बायो सावर्ट ने दिया। उन्होंने देखा कि ये जो डीबी वेक्टर है इट इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है। और इसमें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे कुछ डालें तो वो आ जाता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ये आ जाता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। इक्वेशन पूरा इस तरह से हो जाएगा, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहां पे ये जो म्यू 0 है ना, इसको कहते हैं परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका यूनिट है। तो फिर से कह दूं कि ये जो म्यू 0 है ये परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम है जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये समझ पाओगे कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई अगर मैं ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट। इसका मतलब ये जो टर्म है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, दरअसल आप 10⁻⁷ भी लिख सकते हो। तो ये था बायो सावर्ट ने दिया हुआ
एक एम्पेरिकल इक्वेशन कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे यानी कि स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि आइडियल करंट एलिमेंट से आर पोजीशन वेक्टर वाले किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितना होगा, म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस आर और अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये इसका रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीबी की डायरेक्शन जो है वो आप राइट हैंड थंब रूल से ले पाओगे। और एक और बात कि डीबी की डायरेक्शन आइडियल और आर दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, अब समझिए आप, देखिए आपको यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाना है। तो आइडियल की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर रखिए, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर यहाँ पे रखिए आइडियल की डायरेक्शन में, और सेकंड फिंगर जो है वो इस आर की डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश कीजिए। इस तरफ फर्स्ट फिंगर, इस तरफ सेकंड फिंगर, तो आपका थंब जो है ना अंदर की ओर जाएगा। थंब आपका यहाँ पे रहेगा और अंदर की ओर जाएगा, लेकिन थंब यहाँ पे, इसका मतलब कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ये इक्वेशन जो है यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड का है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर जाएगा। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये भी पता चलता है और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में है ये भी पता चलता है। ये है बायो सावर्ट का बहुत ही बड़ा रोल, जिससे हमें करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये पता चल पाया। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि भाई म्यू 0/4 पाई इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट। अब यहाँ पे जब ये आप आइडियल क्रॉस आर लिख रहे हो तो आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हो, आइडियल आर साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये dB इजकल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल आर साइन थीटा, बट नीचे आर क्यूब था तो एक आर कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन दूसरा मिल रहा है जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने में काम लगेगा। फिर से म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अब इसी इक्वेशन से हम हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है म्यू 0/4 पाई इजकल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यू 0 इज द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि ऑफ वैक्यूम। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन 0 आता था, याद है, दैट वाज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पे ये है परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो एक तरह से ये म्यू यानी कि परमियाबिलिटी जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है। मीडियम बदलने के साथ साथ ये म्यू की वैल्यू बदलेगी। देखिए यहाँ पे वैक्यूम है इसलिए हमने म्यू 0 लिखा है। अगर ये वैक्यूम ना होता, कोई और मीडियम होता, ठीक है, तो ऐसे में आप यहाँ पे लेते म्यू अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना सिमिलर है या फिर कितना डिफरेंस है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो चार्ज से प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस और सिमिलरिटी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोथ आर लॉन्ग रेंज। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लॉन्ग रेंज है, ये इनफाइनाइट तक आपको मिल सकता है। सिंस बोथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सीधी सी बात यह है कि दोनों ही डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए ये इस इक्वेशन में देखिए आपको यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मिल रहा है। सेम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में भी आपको 1/r² मिलता था। यानी कि ये दोनों फील्ड ऐसे हैं जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। याद रखिए ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करते हैं। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज ऑन बोथ द फील्ड्स। ये भी एक चीज है, दोनों में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी कि एक जगह पे आप मैग्नेटिक फील्ड दो लगा दें और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रखें, तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो उन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वेक्टर एडिशन करते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड का भी वेक्टर एडिशन कर सकते हो। In this connection, note that the magnetic field is linear in the source ideal, just as the electrostatic field is linear to its source electric charge.
यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर है इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी लीनियर है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने प्रोड्यूस किया था वो स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस किया था, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस किया था। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम आइडियल वेक्टर से प्रोड्यूस करते हैं ना इसको। ये दरअसल आइडियल वेक्टर है, करंट एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है लेकिन प्रोड्यूस होता है स्केलर से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है लेकिन प्रोड्यूस होता है वेक्टर से। ठीक है, ये एक डिफरेंस है इसमें। मैं यहां ऊपर के पॉइंट में भी अंडरलाइन कर देता हूं कि इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक बात और, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें दोनों में अप्लाई होता है। और लास्ट बात यह है कि दोनों में जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो लीनियर है, मैग्नेटिक फील्ड भी लीनियर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लीनियर होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining the source and the field point. The magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector and the current element ideal. देखा ये कितना बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन में होता है, राइट। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोजीशन वेक्टर आर और आइडियल से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है। सही है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर एंड करंट एलिमेंट आइडियल। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायो-सावर्ट लॉ व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में एंगल थीटा इंपॉर्टेंट है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई एंगल नहीं था, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा कि डीबी का इक्वेशन क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसमें थीटा है, एंगल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है चार्ज से उसमें कोई भी एंगल वगैरह नहीं होता है। इतना ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के केस में आप समझिए, अगर आर की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन और आइडियल की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ऐसे में डीबी 0 हो जाएगा। समझ रहे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। थीटा अगर 0 रखा है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड डीबी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप करंट एलिमेंट को पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही रखते हैं, या फिर ऐसे कहूं कि जैसे कि देखिए ये ऐसे करंट था, ठीक है, ऐसे करंट था, और अगर मैं पोजीशन वेक्टर इसी डायरेक्शन में रखता हूं ऐसे, यानी कि यहां पे कोई पॉइंट चूज करता हूं मैं, समझ रहे हो बात को। मैं वापस यहां पे एक बार जरा इसको डार्क करके दिखाता हूं। देखिए ये जो यहां पे मैंने लिया हुआ है डार्क रेड जैसा, ये है आइडियल, समझिए आप इसको, ये है आइडियल, और ये जो ब्लू लाइन ली है, ब्लू वेक्टर लिया, वो है पोजीशन वेक्टर आर। तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 होगा, ऐसा आपको इस इक्वेशन से पता चल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप यहां पे सपोज कि थीटा इजकल टू 180 ले लीजिए तो भी साइन 180 इजकल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे ऐसे पीछे की ओर सोचूं, इस आइडियल की डायरेक्शन में ही यहां पे अगर कोई पॉइंट में चूज करूं तो इस पॉइंट के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड मुझे 0 मिलेगा। इससे एक बात समझ में आती है हमें कि ये याद भी रखिएगा कि आइडियल की डायरेक्शन में, यानी कि जो करंट एलिमेंट है उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में आगे की ओर या फिर पीछे की ओर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 ही रहेगा। ये याद रखिएगा, हमें कई न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमें देखने को नहीं मिलता। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास इर्द गिर्द 360 डायरेक्शन में हर एक जगह पे मिलता है, लेकिन यहां पे एंगल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब एक और चीज, देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन 0 दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू 0 दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड सी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। म्यू 0, एप्सिलॉन 0 और सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का एक बड़ा रिलेशन है। क्या है देखिए,
अगर आप म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पाई से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। याद है, इस 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को आप 1 अपॉन के लिख सकते हो। 1 अपॉन के यानी कि के याद है ना, 9 इंटू 10⁻⁹। और यहाँ पे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई को तो हमने कहा कि 10⁻⁷ लिख सकते हैं। तो इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये 1 अपॉन 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर इतना आएगा, यानी कि ये 1 अपॉन सी स्क्वायर आएगा। देख रहे हो आप, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इजकल टू सी स्क्वायर। रादर एक ज्यादा पॉपुलर इक्वेशन में लिख देता हूं कि c इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ये आपको ज्यादा पॉपुलर इक्वेशन के तौर पे ज्यादातर देखने को मिलेगा। सेम इसी में से मैंने लिया है कि भाई म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इजकल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो c इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो ये एक अनूठा इक्वेशन हमें मिल रहा है जो कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और सी को रिलेट कर रहा है, यानी कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक क्वांटिटी है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड की एक क्वांटिटी है, और एक तरफ स्पीड ऑफ लाइट है। इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वी विल डिस्कस दिस कनेक्शन फर्दर इन चैप्टर 8 on the electromagnetic waves. Since the speed of light in vacuum is constant, the product of epsilon 0 mu 0 is fixed in magnitude. Choosing the value of either epsilon 0 or mu 0 fixes the value of the other. In SI unit, mu 0 is fixed to be equal to 4 pi into 10⁻⁷ in magnitude. इसके बारे में हम डिटेल में, ये रिलेशन क्यों है इसके बारे में हम डिटेल में दरअसल चैप्टर 8 में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी C एक फिक्स वैल्यू आपको बताएं वैक्यूम में, ये सब कुछ वैक्यूम के लिए हो रहा है ना। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू जीरो वैक्यूम के लिए परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन जीरो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी। तो यहाँ पे C एक फिक्स वैल्यू है, म्यू जीरो भी एक फिक्स वैल्यू, तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन जीरो भी अपने आप एक फिक्स वैल्यू हो ही जाएगी, राइट। चलिए अब देख लेते हैं ये एग्जाम्पल 4.5 जो कि इसी इक्वेशन के ऊपर, बायो-सावर्ट के इक्वेशन के ऊपर है। एन एलिमेंट डेल्टा एल इजकल टू डेल्टा एक्स कैरेट आई इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ करंट आई इजकल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर एंड डेल्टा एक्स इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। देखिए इसे सिंप्लीफाई करके समझाता हूं मैं आपको। यहां पे एक करंट एलिमेंट दिया हुआ है आपको, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो हो डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दे दी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर का एक करंट एलिमेंट है। इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है 10 एम्पियर। इन लोगों ने यहाँ पे करंट नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूं। देखिए दरअसल ये ही करंट एलिमेंट है, इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ये आई डेल्टा एल, डीएल की जगह पे डेल्टा एल लिखा है, आई डेल्टा एल करंट एलिमेंट है। और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो आपको दिया हुआ है कि भाई 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, और इसमें जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ आपको दी है 1 सेंटीमीटर, डेल्टा एक्स इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये आपको दी है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दिया है कि भाई डेल्टा एल इजकल टू डेल्टा एक्स कैरेट आई, यानी कि आपको ये पता चल जाता है कि भाई डेल्टा एल जो एलिमेंट है उसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स जितना है, और उसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, कैरेट आई है तो क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब इससे 0.5 मीटर दूर, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि 0.5 मीटर दूर, और वो भी वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए यहाँ पे ये होगी वाई एक्सिस, और इससे ये 0.5 मीटर दूर एक पॉइंट आप चूज कर लिए, सपोज कि इसको P नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पहले तो एक बात समझ लीजिए आप कि आप राइट हैंड रूल यूज कीजिए। आप देखिए इक्वेशन याद रखना, dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस R, ये हमेशा याद रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस R, है ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर को आइडियल की डायरेक्शन में, यहाँ पे आई डेल्टा एल की डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ एक्स डायरेक्शन में रखिए, और पोजीशन वेक्टर R जो है वो ऐसे आ जाएगा ना, अभी यहाँ पे आपको दिखाया नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है ना कि यही हो गया पोजीशन वेक्टर R। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर R है। तो
फिर से कह रहा हूं कि आप आइडियल की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर अरेंज कीजिए और आर की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर अरेंज कीजिए, तो अपने आप आपका थंब जो है, राइट हैंड थंब, वो इस पेपर के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, राइट। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी दिखाया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड डीबी, और डीबी में आप देखिए कि सर्कल करके अंदर डॉट किया है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पेपर के परपेंडिकुलर बाहर है। अगर सर्कल करके क्रॉस किया होता तो वो अंदर होता है। एनीवेज, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के परपेंडिकुलर बाहर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन हमारे यूज कर लेते हैं। dB इजकल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। इक्वेशन आपको याद रखना है। इसमें ये तो आपको पता है कि 10⁻⁻7 सीधा ही लिख सकते हो आप, तो ये हो गया 10⁻7। आई की वैल्यू 10, डीएल वो दिया है आपको 1 सेंटीमीटर, है ना। डीएल कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻²। और साइन थीटा, अब समझिए यहाँ पे आइडियल और आर के बीच में एंगल कितना है भाई 90, तो क्या आ जाएगा साइन 90। साइन 90 क्या हो जाता है 1। फिर आर, आर कितना है 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। अब जरा इसकी डायरेक्शन के बारे में, वैसे तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि इसकी डायरेक्शन जो है वो पेपर के परपेंडिकुलर बाहर आ रही है, लेकिन इसे हमें सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा। तो हम यूनिट वेक्टर से इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस इक्वेशन पे आपको समझा रहा हूँ, जरा देखना। देखिए आइडियल की डायरेक्शन कौन सी है, ये एक्स डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा कैरेट आई। फिर पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन, तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा कैरेट जे। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है ऑब्वियसली कैरेट के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डीबी की डायरेक्शन कैरेट के डायरेक्शन में होगी, यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगी। और आपने देखा यहां पे वही हुआ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है, तो वो जेड डायरेक्शन होगी। तो ये दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। ये एक आसान सा रास्ता है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशनली अगर इसको दिखाना है तो हमें इस तरह से दिखाना पड़ेगा। जरा यहाँ पे आ जाइए। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। कैसे, देखें यहाँ पे ये डीएल क्रॉस आर है, ये वेक्टर फॉर्म है पूरा, ठीक है। अब डीएल वेक्टर यानी क्या, डेल्टा एक्स कैरेट आई, और ये पोजिशन वेक्टर आर यानी क्या, वाई कैरेट जे, क्योंकि पोजिशन वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में है, तो इसे आप वाई कैरेट जे लिख सकते हो। अब ये आई क्रॉस जे यानी कि क्या हो जाएगा कैरेट के। देखिए ये आई क्रॉस जे यानी कि कैरेट के, तो ये फाइनली हो जाता है वाई डेल्टा एक्स कैरेट के। तो यहां पे हमें समझ में आ जाता है कि ये कैरेट के डायरेक्शन में है, तो यानी कि जेड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स जरा समझाए हुए जो कि आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 4.6, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। देखिए यहाँ पे ये एक करंट कैरिंग लूप है, देख रहे हो आप, यहाँ पे ये आई करंट पास हो रहा है, मीन्स के एक तरह से एक रिंग है और इसमें से आई करंट पास हो रहा है। तो आपको इस रिंग की जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसका इक्वेशन डिराइव करना है। अब ऑब्वियसली ये बायो सावर्ट लॉ से ही हो पाएगा। इसके लिए एक फिगर लेनी पड़ेगी, ये फिगर कुछ ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं बनाता हूं यहाँ पे। देखिए देखिए ये जो है ये मैं ले लेता हूं हमारा करंट कैरिंग लूप। ये इस तरह से ये करंट कैरिंग लूप है, मैं इसमें करंट की डायरेक्शन शो कर देता हूं। इस तरह से आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। ये एक लूप है, रिंग है, जो भी बोलिए आप, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है कैपिटल आर, इस लूप की रेडियस है कैपिटल आर, इसमें से आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। और मुझे ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये पॉइंट पी है, देखिए ये होगी इसकी एक्सिस, तो इस एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप समझिए कि ये पूरी जो रिंग है वो छोटे छोटे आइडियल करंट एलिमेंट से बनी हुई है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो पहले में यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे
यहाँ पे एक करंट एलिमेंट सोचता हूँ, आइडियल करंट एलिमेंट सोचता हूँ। अब ये यहाँ पे आइडियल करंट एलिमेंट इतना छोटा बनेगा कि मैं दरअसल दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बड़ा सा वेक्टर ड्रॉ किया है। बट आप समझिए कि ये आइडियल करंट एलिमेंट जो है वो बहुत ही छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, लेकिन क्योंकि हमें इसे शो करना है इसलिए मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा बड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूं। तो अब ये जो करंट एलिमेंट है, इससे इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो अब फिर से समझिए, ये आइडियल करंट एलिमेंट से इस पोजीशन वेक्टर R वाले इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड dB फाइंड करना है। ठीक है, आइडियल करंट एलिमेंट से ये जो पोजीशन वेक्टर R हो गया, उसका जो पॉइंट P है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब बात यह है कि ये पूरी दरअसल 3D सिचुएशन है, लेकिन आपको इस 2D में समझना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक से विजुअलाइज कीजिए। सबसे पहले समझिए कि ये जो करंट कैरिंग लूप है या फिर रिंग है, वो इस पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस पेपर के परपेंडिकुलर है, और इसमें ये जो पोर्शन है, ये जो हाफ पोर्शन है, वो एक्सिस से बाहर की ओर है, ऊपर की ओर है, और ये जो है ये एक्सिस के पीछे, ये एक्सिस है ना, तो ये जो हाफ रिंग है ये एक्सिस के पीछे की ओर है, और ये जो हाफ रिंग है वो एक्सिस से आगे की ओर है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्सिस पीछे रह गई, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्सिस ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हाफ रिंग है वो एक्सिस के पीछे है, ये जो हाफ रिंग है वो एक्सिस के ऊपर है। तो ऐसे में ये जो आइडियल करंट एलिमेंट आपने सोचा है, याद रहे कि आइडियल करंट एलिमेंट बिल्कुल टॉप पे यहां पे सोचना है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बताया हुआ है। तो ये जो आइडियल करंट एलिमेंट है वो दरअसल बाहर की ओर आएगा ना, बाहर की ओर, यानी कि इस पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ये ऐसे ड्रॉ किया है, लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये होगा कैसे करंट एलिमेंट, ये पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, क्योंकि दरअसल ये रिंग है और ये रिंग पेपर के परपेंडिकुलर है। तो ये जो आइडियल करंट एलिमेंट है वो पेपर के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये करंट एलिमेंट आइडियल पेपर के बाहर की ओर है, तो यहां पे ये जो करंट एलिमेंट है वो पेपर के अंदर की ओर होगी। ये जो करंट एलिमेंट होगी वो ऐसे पेपर में अंदर की ओर होगी, जबकि ये बाहर की ओर है। अब ये हो गया आइडियल, ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी सोचिए आप। इसके लिए आपको अपना राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। आप राइट हैंड को अरेंज कीजिए। ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, आइडियल फर्स्ट वेक्टर। उस डायरेक्शन में आप फर्स्ट फिंगर अरेंज कीजिए। याद रहे कि फर्स्ट फिंगर कैसे रखोगे, इस पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, और दूसरी फिंगर्स को इस तरफ अरेंज कीजिए, यानी कि ये जो पोजीशन वेक्टर आर है उस डायरेक्शन में आप अरेंज कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इस तरफ आर की डायरेक्शन में दूसरी फिंगर अरेंज कीजिए। तो आप देखिएगा कि जो थंब है ना वो इस तरफ आएगा, ऐसे आर के परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन मिस थंब तो ठीक है कि हाथ के साथ है इसलिए इस तरफ आएगा, लेकिन हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन में होती है, यानी कि इस तरफ, यानी कि यहां पे होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दरअसल इस पॉइंट पी पे सोचना है ना। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होगा, यानी कि थंब की डायरेक्शन के पैरेलल इस तरफ। राइट, इसको मैं शो करता हूं। देखिए इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ठीक है, ये है, फिर से कह रहा हूं, ये आइडियल करंट एलिमेंट इस पेपर के परपेंडिकुलर बाहर है, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस आइडियल करंट एलिमेंट को कंसीडर करूं और यहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा। मैं इसको भी शो कर देता हूं, ये इस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। राइट, अब यहां पे एक चीज समझने लायक, देखिए इस डीबी के आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक तो ये हो जाएगा और ये एक कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी एक्स डायरेक्शन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये एक्स डायरेक्शन है। तो ये जो dB का कंपोनेंट है उसको हम नाम दे सकते हैं dBx।
एक्स कंपोनेंट है इसलिए डी बी एक्स, और ये जो है इसको हम नाम दे सकते हैं डी बी वाई करके, चलेगा। ऐसे ही यहां भी आपको दो कंपोनेंट मिल रहे हैं तो ये भी नाम तो वही रहेंगे, डी बी एक्स और ये डी बी वाई। टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने डी बी परपेंडिकुलर का है, वो भी आप कह सकते हो। बट पॉइंट ये है, देखिए ये जो रिंग है इसका ये सेंटर है और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे जैसा आइडियल है वैसा ही आइडियल यहां पे है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है वरना मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। फिर पोजीशन वेक्टर आर यहां पे जितना लंबा है उतना ही लंबा यहां भी आएगा, सेम ही रहेगा, लेंथ तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे में आइडियल से इस पॉइंट का और इस आइडियल से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेंगे। आई रिपीट, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, डीबी इस तरफ और डीबी इस तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे जो ये कंपोनेंट आएंगे दोनों डीबी एक्स, दोनों वो सेम ही आएंगे। वैसे ये दोनों कंपोनेंट भी सेम ही आएंगे, डीबी वाई और डीबी वाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीबी वाई दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये डीबी एक्स कंपोनेंट जो है दोनों के वो ऐड हो जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, पूरी बात समझ में आ रही है। यहां पे एक आइडियल आपने चूज किया तो यहां पे दूसरा उसके अपोजिट वाला जो सामने वाला जो आइडियल है वो भी हमने चूज किया, तो इन दोनों के जो डीबी एक्स कंपोनेंट है वो ऐड हो रहे हैं जबकि डीबी वाई कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं सपोज कि यहां पे एक आइडियल कंपोनेंट चूज करूं और एक कंपोनेंट यहां पे चूज करूं तो उन दोनों के भी डीबी वाई टाइप के जो कंपोनेंट है वो दोनों अपोजिट आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और डीबी एक्स टाइप के जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो इस पूरी बात का कंक्लूजन ये हो रहा है कि अगर हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो दरअसल वो क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी एक्स, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीबी एक्स। समझिए आप, यहां पे सभी के डीबी एक्स कंपोनेंट ही आएंगे। आपने ये आइडियल लिया, ये आइडियल लिया, यहाँ पे आइडियल लीजिए, यहाँ पे आइडियल लीजिए, पूरी रिंग पे आप जितने भी आइडियल कंपोनेंट लोगे उसके सिर्फ डीबी एक्स कंपोनेंट ऐड होंगे, बाकी डीबी वाई कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी एक्स। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब एक और चीज, सपोज कि ये जो एंगल है यहां पे मैं दिखा रहा हूं वो थीटा है, तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो डीबी का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। अगर वो थीटा है तो फिर ये जो डीबी एक्स है ना इसको आप कह पाओगे डीबी कॉस थीटा, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई डीबी का थीटा एंगल पे ये जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो डीबी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और ये वाई कंपोनेंट डीबी साइन थीटा होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। ऑलराइट, अब एक दूसरी बात, आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है? ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम एक्स कह देते हैं, ये एक्स एक्सिस पे लगने वाला डिस्टेंस है तो इसको हम कह देते हैं एक्स। तो इससे इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि भाई आर स्क्वायर इजकल टू इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमें मिल रहा है जो कि आगे काम लगेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बी के इक्वेशन में। देखिए बी इजकल टू मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा, ठीक है। अब डीबी क्या है ये याद कर लीजिए। देखिए डीबी यानी कि दरअसल म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा आई डी एल साइन थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90, क्यों बाद में बताता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा। समझिए ये साइन थीटा क्या था, याद है थीटा क्या है इसमें, आइडियल और आर के बीच का एंगल। अब आप समझिए ये जो आइडियल आपने यहां पे लिया वो कैसे था,
इस पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर था, ठीक है, परपेंडिकुलर और बाहर की ओर, और आर इस तरफ है, तो क्या होगा, ये आर पेपर पे है और आइडियल पेपर के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90, इसलिए मैंने यहां पे लिखा साइन 90, बट साइन 90 यानी कि 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फर्दर इस इक्वेशन को इस तरह से। देखिए पहले तो मैं यहां से म्यू जीरो 4 पाई और इस आई को बाहर ले लेता हूं क्योंकि ये सारे कांस्टेंट्स हैं। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, एक तो देखिए ऊपर बचेगा कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में कॉस थीटा बचेगा। अब समझिए जरा इस ट्राइंगल को वापस देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं। तो ये भी इक्वेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई कॉस थीटा क्या लिख पाएंगे हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेनियस स्मॉल आर। तो ये जो कॉस थीटा का इक्वेशन मुझे मिल गया, मैं अब इसको डाल देता हूं हमारे इस इक्वेशन में। न्यूमरेटर में था कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर डिवाइड बाय यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर, और डीएल तो वैसे भी पढ़ा ही है। इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए म्यू जीरो आई और ये कैपिटल आर, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये 4 पाई और स्मॉल आर क्यूब ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मैं इसको वापस समझा देता हूँ। देखिए कैपिटल आर जो है वो रिंग की रेडियस है, वो बदलने वाली नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। फिर ये आर और यहाँ पे ये आर स्क्वायर है यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। लेकिन स्मॉल आर आप समझिए, ये जो स्मॉल आर है वो कांस्टेंट रहेगा ना, पूरी रिंग पे कोई भी आइडियल ले लो आप तो उसका पोजीशन वेक्टर तो वही हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप इस पूरी रिंग पे कोई भी आइडियल ले लीजिए, जैसे कि आपने ये आइडियल लिया तो इसका जो पोजीशन वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूं वो आर होगा। अगर आपने यहाँ पे आइडियल लिया तो उसका भी पोजीशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड आर ही होगा। आप पूरी रिंग पे कोई भी आइडियल लेंगे तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो आर ही रहेगा ना, स्मॉल आर। तो इसका मतलब कि पूरी रिंग के लिए स्मॉल आर कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैंने स्मॉल आर को भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्मॉल आर, और जो बचा है वो इंटीग्रेशन डीएल है। अब समझिए कि ये जो आप इंटीग्रेशन करने वाले हो ना, वो सभी के सभी जो आइडियल है उन सभी का इंटीग्रेशन करने वाले हो, यानी कि पूरे लूप पे आप इंटीग्रेशन करने वाले हो। तो इसका मतलब कि ये लूप इंटीग्रेशन होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लूप इंटीग्रेशन, ऐसे मैंने लूप कर दिया, ठीक है। अब आप यहां पे समझिए लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा। सोचिए आप एक रिंग लेते हो, इस तरह से आप एक रिंग लेते हो, इस रिंग के ऊपर आप एक छोटा सा आइडियल चूज करते हो, या फिर कहूं कि लेंथ वाइज देखा जाए तो सिर्फ डीएल चूज करते हो, और ऐसे कई सारे डीएल का आप इंटीग्रेशन कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी कि 2 पाई आर मिलेगा सरकमफरेंस, और क्या मिलेगा, सही बात है ना, क्योंकि आप डीएल डीएल जोड़ते जा रहे हो तो आपको सरकमफरेंस मिलेगा, यानी कि ये जो लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है ये 2 पाई आर लिख सकते हो आप। तो अब ये इक्वेशन हो जाता है इस तरह से, म्यू जीरो आई कैपिटल आर अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए स्मॉल आर क्यूब है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेस्ट टू 3/2, ठीक है। और ये जो लूप इंटीग्रेशन डीएल है ये हो जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर कैपिटल आर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जरा यहां पे वापस आ जाइए आप, ये आर स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां तक आपको समझ में आ गया था, राइट। मैं जरा इसको नीचे ले लेता हूं, तो इससे आर क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 1/2, सही है। तो फिर आर क्यूब क्या हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस रेस्ट टू 3/2, है ना। तो मैंने वही किया, ये जो स्मॉल आर क्यूब है ना
उसकी जगह पे ये टर्म लिख दी मैंने, ये स्मॉल आर क्यूब, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। अब ये ऊपर और नीचे आप 2 पाई कैंसल करके यहाँ पे 2 ले सकते हो। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो मिलेगा इस तरह से, म्यू जीरो आई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइड बाय यहाँ पे 2, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। करेक्ट। वैसे इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इजकल टू म्यू जीरो आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 कैरेट आई। क्यों भाई कैरेट आई? याद कीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में था ना, हमने दरअसल ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिया है, सभी बी एक्स, जो बी एक्स कंपोनेंट थे, डी बी एक्स कंपोनेंट, उसको ऐड करके लिया है, तो वो सारे एक्स डायरेक्शन में थे, इसलिए यहां पे लिया मैंने कैरेट आई। तो ये हो जाता है फाइनल इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड का। अगर प्रिसाइजली कहना है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस चीज का है, ये है मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल आर रेडियस वाली रिंग का, जिसमें से आई करंट पास हो रहा हो, उसकी एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये है आई करंट वाली कैपिटल आर रेडियस वाली एक रिंग की एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। ऑलराइट, इसमें आप स्पेशल केसेस फिर बना सकते हो अगर चाहो तो। अगर आप x इजकल टू 0 ले लो तो आप कहां पे होगे, रिंग के सेंटर पे होगे। समझ रहे हो ना, ये x क्या है, एक्सिस के ऊपर सेंटर से लिया हुआ डिस्टेंस। तो अगर आप x इजकल टू 0 ले लो तो इसका मतलब आप एग्जैक्टली रिंग के सेंटर पे हो। तो ऐसे में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड at the center of the ring। इस सेंटर को अगर हम यहाँ पे C ऐसे नाम दे दें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ BC करके, ठीक है। तो BC इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर रेस टू 3/2। मैं यहां पे लिख देता हूं बिकॉज x इज 0 एट द सेंटर, ठीक है। और कैरेट आई, मोर स्पेसिफिकली थोड़ा सा करेक्शन करके ऐसे लिख दो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग BC विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई upon just 2r caret I. This is the equation of magnetic field at the center of the ring। देखिए यहाँ पे ये डाउट नहीं है ना आपको, ये आर स्क्वायर रेस टू 3/2 यानी कि हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर पड़ा है तो हो जाएगा सिर्फ आर, तो म्यू जीरो आई अपॉन 2r। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का जनरल इक्वेशन, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का जनरल इक्वेशन, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मिलता है, जबकि ये है रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे देता है, एट द वेरी सेंटर। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखने की जरूरत नहीं है, आप इसके मुताबिक ही पूरा लिख सकते हो, यह आसानी से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, याद रह जाएगा। चलिए अब एक फिगर से समझ लेते हैं कि रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दरअसल कैसा दिखता होगा। देखिए ये है एक करंट कैरिंग रिंग, इस तरफ इसमें करंट पास हो रहा है। मैं जरा यहाँ पे करंट भी डिस्प्ले कर देता हूँ, ये जो एरो किया है वो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसमें इस तरह से करंट पास हो रहा है, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से मिलेगा।
देखिए एक्सिस पे तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक्सिस के आसपास भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और जैसे जैसे आप रिंग के क्लोज आते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज सर्किट बना लेता है, इस तरह से छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज सर्किट बना लेती है। देखिए ये भी, यहाँ भी इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज सर्किट बना रही, फिर ये बड़ी सर्किट, फिर उससे बड़ी सर्किट और बड़ी सर्किट, लेकिन एग्जैक्टली जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। याद रहे कि हमने अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन प्रूव किया वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सिस के आसपास दूसरी जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। पूरी रिंग में और रिंग के आसपास भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। हमने सिर्फ एक्सिस के ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड अभी फाइंड किया है। तो आप पूरा देख पा रहे हो कि ये जो रिंग है, इस रिंग में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है। अब इसमें एक जनरल बात राइट हैंड थंब रूल से आप समझ सकते हो। देखिए अगर रिंग में करंट जो है वो आपके राइट हैंड की फिंगर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थंब की डायरेक्शन में होगा। नहीं समझ में आया? समझिए, देखिए ये थंब की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, उस डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थंब की डायरेक्शन में है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। बैठ गई बात दिमाग में कि करंट इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यानी कि ये राइट हैंड थंब की डायरेक्शन में। अगर करंट इस तरफ होता तो आपको ये पूरा हाथ जो है वो उल्टा रखना पड़ता, तो थंब आपका नीचे की ओर आ जाता और जो ये फिंगर्स है वो इस तरफ आ जाती, ऐसे ऐसे आ जाती, तो फिंगर्स ऐसे आ जाती यानी कि करंट इस तरफ हो जाता, तो फिर थंब नीचे की ओर होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर होता। तो इस तरह से अगर आपको कभी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। इसको राइट हैंड थंब रूल ऐसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल 4.6 को। देखिए आसान से हैं एग्जाम्पल्स। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 12 एम्पियर इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे ये एक वायर है जिसको ऐसे सेमी सर्कल में घुमाया हुआ है, और इसकी रेडियस कितनी कह दी है आपको, 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो 12 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ये जो करंट आई है वो 12 एम्पियर है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, यानी कि यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा, यहाँ पे इन लोगों ने सेंटर नहीं दिखा है, ये सेंटर, इस सेंटर पे, आर्क के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये फाइंड करना है। फिर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, यहाँ पे ये जो दो टुकड़े हैं जो कि स्ट्रेट हैं, इस दोनों सेगमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फिर इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल्स। यानी कि इस केस में ये जो सेमी सर्कल पार्ट लिया है उसका मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर जो रिंग होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से डिफर करता है। फिर सी, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वेर बेंट इनटू ए सेमी सर्कल आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे एज शोन इन द फिगर। यानी कि अगर आप ये आर्क इस तरफ बनाओ, सेमी सर्कल इस तरफ बनाइए और इस तरफ करंट पास हो रहा है, तो क्या आपका आंसर बदलेगा, यानी कि इसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। चलिए एक के बाद एक देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि आगे ही हमने बात की कि यहाँ पे आइडियल की डायरेक्शन ये है और पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लेंगे आप तो उसकी भी डायरेक्शन वही सेम हो जाएगी, तो आइडियल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा। इसलिए इस सेगमेंट और इस सेगमेंट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली
सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड से हाफ होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले पूरी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिया उसका हाफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या है सेंटर पे, B इजकल टू म्यू 0 I अपॉन 2R। तो उसकी जगह पे यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन B इजकल टू म्यू 0 I अपॉन 4R। सही है। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट बाद में करते, पहले मैं समझा देता हूं। दूसरी बात, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, ये करंट इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप अपना राइट हैंड थंब अरेंज करेंगे तो राइट हैंड की फिंगर्स इस तरफ आएगी, तो थंब यहां पे सेंटर पे अंदर की ओर जाएगा, है कि नहीं। ये थंब जो है अंदर की ओर जाएगा, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर होगा। अब इस दूसरी सेमी सर्कल रिंग की अगर बात करें तो इसमें आप राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरफ अरेंज कीजिए, तो अपने आप आपका थंब जो है वो सेंटर पे और पेज के बाहर की ओर आएगा। यहाँ पे पेज के बाहर की ओर आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पेज होगा। लेकिन हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो तो सेम यही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि रेडियस भी सेम है और करंट भी दोनों में सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। देखिए, अब सॉल्यूशन देखिए, वही बात जो हमने की है यहां पे लिखी हुई है। ए, dl and r of each element of the straight segment are parallel, therefore dl cross r will be 0. Straight segment do not contribute in B. B में for all segments of the semicircular arc dl cross r are all parallel to each other. All such contributions add up in magnitude, hence direction of magnetic field B for the semicircular arc is given by right hand rule and the magnitude is half that of the circular loop. Thus the magnetic field will be equal to 1.9 into 10 raised to minus 4 टेस्ला। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन उसका इक्वेशन हमने देखा था म्यू 0 I अपॉन 4R। उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10 टू माइनस 4 टेस्ला, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर गोइंग इन टू इट। दिखा है यहाँ पे, इट विल बी गोइंग इनसाइड द पेपर। फिर सी, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट इन बी, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट होगा, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं 4.7। कंसीडर अ टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट। यहां पे 100 टर्न्स की कॉइल दिखाई है। अभी हमने जो देखा वो सिर्फ सिंगल टर्न हुई ना, एक रिंग हुई, यानी कि एक टर्न हुआ। अगर आप 2 टर्न्स बनाते हैं तो वो 2 रिंग का काम करेगा, अगर आप 100 टर्न्स बनाते हैं तो वो 100 रिंग का काम करेगा। इसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है, करंट आपको दे दिया है 1 एम्पियर, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन थोड़ा सा ही चेंज होगा। देखिए, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, म्यू 0 I अपॉन 2R, लेकिन यहाँ पे n टर्न्स है, हम यहाँ पे टर्न्स को n कह देते हैं, तो अब इक्वेशन ऐसे हो जाएगा B इजकल टू म्यू 0 NI अपॉन 2R। ठीक है, बाकी तो सारी वैल्यूज आपको पता ही है। म्यू 0 यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n यानी कि टर्न्स 10⁻², 100, और I यानी कि करंट आपको 1 एम्पियर दिया है, ये 2, और R यानी कि रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है, तो ये हो जाता है 10⁻⁻1। इसे सॉल्व कीजिए तो 2 पाई इंटू 10⁻⁴, तो फिर आप इसको लिख सकते हो 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये हो गया आंसर 100 टर्न्स वाली रिंग के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। आई होप कि आज के ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे।
मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। आप उसे डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो सब कुछ एक्सप्लेनेशन भी आप अपनी कॉपी में लिखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे।